Hi, so this is General Studies revision class number 31. पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स के हम ये सारे टॉपिक्स नेक्स्ट 30 मिनट्स ऑफ टाइम में देखेंगे। द रीज़न हम इतना स्पीड से चल रहे हैं बिकॉज हमें एक वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स कवर करना है विद सफिशिएंट डेप्थ। अब इन क्लासेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए आपको भी थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। रोज इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है और एक बार क्विकली देखना है। इससे क्या होगा, हमारी बहुत सारे टॉपिक्स कवर भी होंगे, रेंज भी होगा और एक सर्टेन डिग्री ऑफ डेप्थ भी होगा। टोटलिटी में हम अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, व्हाट अप्रोच जो हम फॉलो कर रहे हैं, वी आर वर्किंग लाइक एन इकोसिस्टम। टेलीग्राम पे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो जनरल हमें पता होना चाहिए, उस टाइप के क्वेश्चंस मैं ट्राई कर रहा हूँ शेयर करना 10 MCQs एवरीडे इन टेलीग्राम। बाकी क्विज सेशन अलग से होगा, बट उसके पहले आप अपने बेसिक सारे अच्छे कर लो। बाय द एंड ऑफ अप्रैल आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर ये एक बेसिक लेवल का हो जाना चाहिए, ताकि इसके बाद जब अपन तिकड़म लगाएंगे ना, तो तिकड़म तब वर्क करती है जब आपका एक बेसिक प्लेटफॉर्म रेडी होता है। सो राइट नाउ वी वर ट्राइंग कि एक प्लेटफॉर्म रेडी हो जाए। सो इस पूरे ड्यूरेशन को अप्रैल के एंड तक ये सारी चीजें आप एक बार कंसोलिडेट करने की कोशिश करो, ताकि जो मई का मंथ होगा इसमें हम क्विज करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, प्रिपरेशन बेटर होगी एंड एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, आपको अपने एंड से भी एफर्ट्स मैच करने पड़ेंगे। ओके, एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है पॉलिटी का, ये हमें शुरू में करना था एक्चुअली, जिसमें हम क्विकली गो थ्रू कर लें पूरे पॉलिटी के स्ट्रक्चर को, क्योंकि जो पॉलिटी का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत ब्यूटीफुली अरेंज्ड है। एवरीथिंग इज वेरी सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड। तो एक खाका जो होता है ना, एक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमें शुरू में देखना था, इसको अभी देख लेते हैं। जैसे ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, आर्टिकल्स एंड सब्जेक्ट मैटर है। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का मैं एक बार क्विकली गो थ्रू कर रहा हूँ, स्पीड से चलूंगा, इसको एक बार आप रिवाइज करना, ये सारी चीजें हो जाएगा, बिकॉज प्राइमरली दीज आर रिवीजन क्लासेस। ओके, सी, जैसे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो, आंसर लिखते हो, तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखते हो, क्या हो, एरिया क्या हो, लाइक दैट। कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही लिखा है। शेड्यूल 1 पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 में लिखा है इंडिया क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी क्या है, सब्जेक्ट मैटर। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, आपने बना लिया मकान हमारा ये है, ये हमारा एरिया है, एटसेट्रा। अब यहाँ के लोग कौन है, तो उसके बाद पार्ट 2 आएगा 5 to 11 में। ये होती है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मतलब यहाँ के नागरिक कौन है, ये इंडिया है तो इंडिया एक्चुअली क्या है, यहाँ के लोग सिटीजन्स इंडिया हैं। सो दिस इज पार्ट 2। फिर थर्ड आता है, अब नागरिक तो बना दिए, अब इन नागरिक को कुछ अधिकार भी देने पड़ेंगे इनका लाइफ सिक्योर करने के लिए, तो वो होता है पार्ट 3 में 12 to 35 आर्टिकल फंडामेंटल राइट। तो पहले हमने कंट्री बताया, उसके नागरिक बताया, फिर उसके नागरिक के राइट्स बताया। फिर पार्ट 4 होता है, अब सारे राइट्स तो हम जो होते हैं फंडामेंटल्स तो बता दिए सारे, बट कुछ और भी होते हैं जो फंडामेंटल नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होंगे, रिसोर्सेज हैं तो वो प्रोवाइड होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गए। तो पहले FR हो गया, अब उसके बाद DPSP आएगा कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है 36 to 51, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये हो गया 4 में। फिर ओरिजिनली हम 5 में आ गए थे, बाद में पता चला एक पार्ट तो मिस हो गया। हमने अधिकार दिए, सरकारों को भी बता दिया, इंस्ट्रक्शंस दे दिया, अब लोगों की भी तो कुछ जिम्मेदारी है कि दिस इज योर कंट्री, अपनी ड्यूटी फुलफिल करो। तो जहां भी A लिखा होता है इसका मतलब वो अमेंडमेंट से आया है। तो 4A के थ्रू आया है फंडामेंटल ड्यूटी बाय अमेंडमेंट। किस अमेंडमेंट से आया है, आंसर। किस कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया था, आंसर, फंडामेंटल ड्यूटी। अब देखो, फंडामेंटल कंट्री का खाका तैयार हो गया, यहाँ के लोग और उनसे रिलेटेड सारी बातें हो गई। अब कंट्री को मैनेज कैसे करें, मैनेज में भी पहले बात करते हैं यूनियन की, फिर बात करेंगे राज्यों की, और फिर बात करेंगे नीचे थर्ड टीयर की। तो सबसे पहले हम यूनियन की बात करते हैं। पार्ट 5 52 to 151 होता है। अब इसमें भी पार्ट 5 में भी सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं 52 to 78। तो इसमें प्रेसिडेंट आ जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे, कॉम आ जाएगा, अटॉर्नी जनरल आ जाएगा, कंडक्ट कैसे होगा गवर्नमेंट बिजनेस का, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी क्या है, क्या प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन देना है, एटसेट्रा। ये 78 तक आ गया। अब ये तो हो गए एग्जीक्यूटिव। साथ ही साथ गवर्नमेंट चलाने के लिए, बिकॉज मॉन्टेस्क्यू ने कहा है ना, सेपरेशन ऑफ पावर, तो हमारे यहाँ लेजिस्लेचर भी तो होना चाहिए।
तो लेजिस्लेचर फिर 79 से डिसाइड होता है, 79 टू 122। इसमें पार्लियामेंट आएगी, कैसे काम होगा, डिस्क्वालीफाई क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, ये सब 122 तक हो गया। अब प्रेसिडेंट जो है वो भी पार्लियामेंट का पार्ट है, तो अगर पार्लियामेंट काम नहीं कर रही है तो 1 2 3 1 2 3 की तरह प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस भी लेके ला सकता है, तो वो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया लेजिस्लेचर। तो ये तो हो गया अपना एग्जीक्यूटिव, फिर लेजिस्लेटिव, अब एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, थर्ड पार्ट क्या होता था, जुडिशरी। तो जुडिशरी कहाँ पे आएगा, 124 टू 147। तो पहले एग्जीक्यूटिव, फिर लेजिस्लेटिव, अब जुडिशरी। तो 124 टू 147 यूनियन जुडिशरी है। अब इसके अलावा हम जो पैसा टैक्स दे रहे हैं उसका भी तो ख्याल रखना है कि ये उसका मिसयूज तो नहीं कर रहे। उसके लिए हमारा जो पब्लिक पर्स है उसका कैग आ जाता है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो देखो कितना सिस्टमेटिकली बनाया हुआ है, पहले कंट्री का स्ट्रक्चर, यहाँ के लोग, यहाँ के एग्जीक्यूटिव, यहाँ के लेजिस्लेटिव और यहाँ के जुडिशरी, पहले यहाँ के पार्लियामेंट और उसके बाद यहाँ की जुडिशरी, और जुडिशरी के बाद एक कैग। तो ये चीज हो गई यूनियन सेंटर। अब सेम चीज अब स्टेट लेवल पे भी लाना पड़ेगा, तो 152 टू 237 तक स्टेट आ जाता है। डेफिनेशन जरूरी है, यहाँ भी सेम स्टोरी चलेगी, पहले एग्जीक्यूटिव बताओ गवर्नर कौन है, कॉम कौन है, एडवोकेट जनरल कौन है, आर्टिकल बताइए एडवोकेट जनरल का, कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस क्या होता है, सीएम की ड्यूटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर। फिर अब ये हो गया एग्जीक्यूटिव, अब आता है लेजिस्लेचर, डिस्क्वालिफिकेशन, राज्य में विधानसभा और विधान परिषद एटसेट्रा। फिर 1 2 3 था प्रेसिडेंट, तो 213 हो गया गवर्नर, 213। फिर इसके बाद स्टेट लेवल पे कोर्ट आई और सबऑर्डिनेट कोर्ट आई। तो देखो पहले कंट्री का स्ट्रक्चर, यहाँ के लोग, फिर यहाँ का यूनियन सेंटर, फिर यहाँ के राज्य। अब थर्ड टियर भी आता है, बट उसके पहले कुछ चीज होगी जो यूनियन टेरिटरी में होगी, मतलब ये राज्य भी नहीं है और सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड भी है। तो 239 342 इसमें आ गया यूनियन टेरिटरी। हाई कोर्ट्स कैसी है, जैसे दिल्ली के पास हाई कोर्ट है एटसेट्रा। अब तीनों हो गया, अब थर्ड टियर आएगा। थर्ड टियर पार्ट 9 में पंचायती राज आ गया और पार्ट 9A में आ गया म्युनिसिपैलिटी। तो देखो यूनियन, सेंटर, स्टेट, थर्ड टियर पंचायत, म्युनिसिपैलिटी। अब ये तो अपना स्ट्रक्चर हो गया। अब कुछ चीजों को स्पेसिफिक रेफरेंस देना था, तो पार्ट 10 में शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया आया और यहाँ लेजिस्लेटिव रिलेशन आया, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, पावर, रेसिड्यूरी पावर क्या होगी लेजिस्लेशन की, एटसेट्रा। फिर 256 टू 263 आता है, इसमें ये बताते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कैसे होंगे, बिकॉज हमने सेंटर भी डिफाइन हो गया, स्टेट भी डिफाइन हो गया। अब हमें बताना है इनके रिलेशंस कैसे हैं। तो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बताओ, नियम कानून ऑर्डर्स कैसे चलेंगे। फिर फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्यूट से रिलेटेड बताओ। फिर फाइनेंस आ गया, जैसे 280 फाइनेंस कमीशन हुआ, टैक्सेस, ग्रांट्स, फाइनेंस कमीशन, रिकमेंडेशन फ्रॉम टैक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, बोरोविंग जो है वो कैसे होगा, राज्यों को जरूरत है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्यूट्स वगैरह। तो ये 12 में आ गया। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A में हो गया, पहले फंडामेंटल राइट था। अब सेंटर और स्टेट हो गया। अब विद इन स्टेट्स कैसे करना है, इन बिटवीन स्टेट कैसे करना है, तो स्टेट्स वगैरह के बीच में ट्रेड कॉमर्स कैसे होगा, लाइक दैट। फिर 14 आता है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, बिकॉज गवर्नमेंट मशीनरी चाहिए होगी, लाइक आपको ऑफिसर्स चाहिए होंगे ऑल इंडिया सर्विसेज के एटसेट्रा। तो वो आता है पार्ट 14 में। रिक्रूटमेंट कैसे होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे बनेगी। अब यहाँ A और B है, तो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ केसेस के लिए पार्ट 4A में ट्राइब्यूनल्स आ गए, जैसे सिविल सर्विसेज का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल आ गया, दूसरी चीजों का ट्राइब्यूनल आया, लाइक दैट। ये ट्राइब्यूनल। फिर ये सब चीज भी हो गया। अब इलेक्शंस कैसे होते हैं, तो वो आ गया 15 में। 16 में क्या हो गया, स्पेशल प्रोविजंस आ गए, कुछ एरिया के शेड्यूल ट्राइब वगैरह एंड शेड्यूल कास्ट के जो एरियाज हैं और उनसे रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो आ गए 16 में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का बकायदा यहाँ पे ख्याल रखा गया है, स्पेशल प्रोविजंस है यहाँ पे। फिर आता है 16, 17। अब भाषा की बात करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, रीजनल लैंग्वेज क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी, हाई कोर्ट, स्पेशल डायरेक्टिव एटसेट्रा। सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज क्या होती है, टेल। देन इसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन आता है कि कुछ इमरजेंसी हो गई तो हम कैसे डील करेंगे। फिर मिसलेनियस आ जाता है, प्रेसिडेंट को प्रोटेक्शन दिया हुआ है, प्रिवी पर्स एटसेट्रा। फिर अब बात आती है, ये सब तो हो गया, बट बाय द वे कोई चीज बदलनी पड़ी तो आएगा पार्ट 20 अमेंडमेंट 368, कैसे अमेंड होगा। फिर कुछ टेम्पररी और फिर शॉर्ट टाइटल।
तो देखो कितना सिस्टमेटिकली हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे ऐसे अरेंज्ड है। पार्ट 1 से लेके 1 बाय 1 हमने सारे सेक्शन जो एडमिनिस्ट्रेशन के हो सकते हैं उसको यहाँ पे एड्रेस कर रखा है। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो बेसिक फीचर्स क्या हुए हमारे, जैसे हमारा लेंथीएस्ट है, रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी भी है, इमरजेंसी प्रोविजन भी है, फेडरल है बट यूनिटरी बायस है, क्वाजी फेडरल है, इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी भी है बट साथ ही साथ जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है। तो एक बैलेंस्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत। बेसिक स्ट्रक्चर वैसे यहाँ कुछ ही दिए हैं बट और भी हैं, और भी बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, आंसर कपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, थीम्स जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक है, सेक्युलर है, फेडरल है, सोवरेनिटी है, पार्लियामेंट है, फंडामेंटल राइट डीपीज हैं, डीपीएसपीज हैं, लाइक दैट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। सो इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है कि सारे एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस वो यहाँ पे एड्रेस करता है। एक और इंपॉर्टेंट था ज्योग्राफी में, वो था जो हमें पहले कर लेना था, सोलर सिस्टम। अर्थ इज अ प्लैनेट, ऐसे और भी प्लैनेट्स हैं, क्विकली इन्हें देखते हैं। मरकरी क्या होता है, मरकरी जो है वो सबसे छोटा प्लैनेट है, इनर मोस्ट प्लैनेट है, सन से सबसे पहले है ये। मैक्सिमम डायरनल रेंज होगा टेम्परेचर का, सन के पास है तो डे और नाइट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। रोटेशन रिवॉल्यूशन भी इसका काफी स्पीड से होगा। इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है। वीनस इंपॉर्टेंट होता है, वीनस को इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। ये क्योंकि दिखता है अर्थ से मॉर्निंग में और वेस्ट में इवनिंग में, है ना, सीन इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग एंड वेस्ट इन द इवनिंग, तो इसको इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट दिखता है अर्थ से बिकॉज इसका अल्बिडो बहुत ज्यादा है। अल्बिडो का कॉन्सेप्ट क्या होता है, टेल, स्नो में बताया था ना अल्बिडो। तो वीनस बहुत ब्राइट स्टार है। ओके, अब इसका डे और नाइट का टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट सेम होता है, यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी काफी है। अब ये रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट, जबकि दूसरे प्लैनेट जो होते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट है, ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रहा है। और ये हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम है इधर, बिकॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा है। रोटेशनल स्पीड भी कम है, ऑलमोस्ट इक्वल टू अर्थ है इसका। तो ये इस तरीके से अर्थ से काफी मिलता जुलता है। दिस इज नो सैटेलाइट। व्हाट इज दिस, दिस इज प्लैनेट नंबर 2 वीनस, इवनिंग मॉर्निंग। एंड ये याद रखना है किस तरीके से इसका रोटेशन है। ये है हमारा ब्यूटीफुल प्लैनेट अर्थ, इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। यहाँ ऑप्टिमम कंडीशन है लाइफ को सरवाइव करने की, ये डेंसेस्ट भी है और यहाँ पे हायर फॉर्म ऑफ लाइफ होती है। रोटेशन 24 घंटे है, रिवॉल्यूशन 365 दिन 6 घंटे होता है। मून इसका नेचुरल सैटेलाइट है। फिर आता है मार्स, इसमें हमें बहुत इंटरेस्ट है। ये रेड प्लैनेट है, कंप्राइज नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन मोनोक्साइड ज्यादा है। यहाँ डोरमेंट वॉल्केनोज है। एक ऐसा थ्योरी भी चलता है कि वंस अपॉन अ टाइम यहाँ पे लाइफ फॉर्म हो सकता है। इसका रोटेशन भी देखो ऑलमोस्ट इक्वल टू अर्थ है बट रिवॉल्यूशन ज्यादा है। इसकी 2 सैटेलाइट है, फोबोस एंड डीमोस। जुपिटर जो है ये सबसे बड़ा प्लैनेट है, ये बहुत बड़ा प्लैनेट है और ये गैशियस जाइंट है। तो जो शुरू के मार्स तक के प्लैनेट है ना, ये सॉलिड है। इसके बाद एक बेल्ट आता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट, और फिर गैशियस प्लैनेट चालू हो जाते हैं, जोवियन प्लैनेट। ये ह्यूज है, बहुत बड़ा साइज है इसका। इसमें एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद आता है हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया एटसेट्रा। यहाँ रेड स्पॉट भी है और यहाँ ह्यूज नंबर पे साइक्लोन्स आते हैं यहाँ पे। सो दिस इज जुपिटर। इसकी रोटेशनल स्पीड भी बहुत ज्यादा है। इसमें बहुत सारी सैटेलाइट्स भी हैं, 69 सैटेलाइट्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे यूरोपा, गैनीमेड या फिर गैलियन मून्स, ये इनको कहा जाता है। तो दिस इज जुपिटर। जुपिटर से ही मिलता जुलता सैटर्न है, ये भी सेकंड लार्जेस्ट, ह्यूज है। अब सारे प्लैनेट बड़े हैं बिकॉज ये गैशियस है, एक्सपेंडेड है। तो ये सैटर्न है। सैटर्न का ब्यूटीफुल चीज ये होता है कि इसमें डिस्क लाइक बना हुआ है, डिस्क बनी हुई है यहाँ पे, सैटर्न की रिंग्स। तो इसकी लीस्ट डेंसिटी है, रोटेशन इसका बहुत फास्ट है, इसकी भी बहुत सारी सैटेलाइट्स है। फिर यूरेनस, यूरेनस आता है। यूरेनस का जो एक्सिस है, तो सारे प्लैनेट का अगर एक्सिस ऐसा है लाइक दिस, तो इसका एक्सिस ऐसा है यूरेनस का। रोटेशन है ये इंक्लाइंड है 98 डिग्री टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो दिस इज यूनिकनेस। बाकी इसमें भी कुछ फेंट रिंग्स हैं। नेचुरली ये रोल करता है बेसिकली बिकॉज एक्सिस इतना टिल्टेड है, लाइक दैट। नेपच्यून है, नेपच्यून के बारे में हमें बहुत ज्यादा पता नहीं है, ग्रीनिश स्टार है, रोटेशन दिस, ये भी गैशियस ही है, ये गैशियस है ये। बाकी प्लूटो एक टाइम पे प्लैनेट होता था बट अब उसको हम प्लैनेट नहीं मानते, ड्वार्फ हो गया है वो। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस ऑर्डर में हमारा सोलर सिस्टम है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है
वो है अबाउट टोपोग्राफी के। हमने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लिया, प्लेट टेक्टोनिक्स भी पढ़ लिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी पढ़ लिया। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री लैंडफॉर्म भी देख लिया। थर्ड डिग्री लैंडफॉर्म जो होते हैं, जैसे माउंटेन्स भी बन गए, अब उसका डेन्यूटेशनल एजेंट्स लगेंगे। तो ये टोपोग्राफी और उसके एजेंट्स हैं। जैसे डेजर्ट कैसे बनता है, डेजर्ट्स जो बनते हैं, रेगिस्तान, वो विंड से प्राइमरली ज्यादा है। यहाँ पे एक्शन होता है डिफ्लेशन, अट्रिशन, एब्रेशन। डिफ्लेशन मतलब यहाँ से उठा के दूसरी जगह रेत रख देना। अट्रिशन मतलब जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं, तो टूट फूट होती है कंकड़ से, जो फ्रिक्शन होता है उससे छोटा होना उनका साइज, दैट इज अट्रिशन। एब्रेशन, अट्रिशन मतलब टूटना, एब्रेशन मतलब ऐसे फ्रिक्शन के कारण उनका साइज चेंज होना। तो ये सब विंड एक्शन के थ्रू हो रहा है, एक्शन। इससे इरोजनल टोपोग्राफी क्या होती है, डिफ्लेशन हॉलो बनेगा, डेजर्ट पेवमेंट बनेगा, वेंटिफेक्ट्स मुशरूम रॉक्स बनेंगी, रॉक च्यूगन यार्डंग एंड इंसलबर्ग बनेगा। इन सब डायग्राम्स के लिए जो जेसी लियोंग बुक है ना, वो बड़ी ऑसम बुक है, उसमें डायग्राम्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। तो ये तो इरोजनल हुआ। इरोजन का मतलब क्या होता है, मिट्टी हटाना, इरोजनल टोपोग्राफी। डिपोजिशनल मतलब यहां से जो मिट्टी हटाई है वो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करनी पड़ेगी ना। तो जहां इरोजनल टोपोग्राफी है, फिर उसके बाद डिपोजिशनल टोपोग्राफी आएगी। तो यहाँ पे सैंड ड्यून्स, बरखान, ट्रांसवर्स रिज, पैराबोलिक वादी, अलुवियल फैन, बाजादा, बोल्सन और पेडिमेंट, इस तरीके के फीचर्स बनते हैं। तो ये डेजर्ट के हैं टोपोग्राफी। अब सवाल ऐसा आ सकता है, कोई एक नाम दिया है और आपसे पूछा है ये टोपोग्राफी कहाँ की है, तो ये सब डेजर्ट की है, विंड एक्शन यहाँ पे हो रहा है। देन रिवराइन होता है। रिवराइन मतलब नाम में लिखा है वाटर। यहाँ अट्रिशन, एब्रेशन, हाइड्रोलिक एक्शन एंड कोरोजन होगा। कोरोजन भी होता है, विंड, आयन, दिस वाटर। सो अट्रिशन, एब्रेशन, हाइड्रोलिक एक्शन एंड कोरोजन। अब यहाँ क्या क्या बनेगा, रिवर अपने जर्नी में कौन से लैंडफॉर्म्स बनाती है। अगेन इरोजनल अलग होगा, डिपोजिशनल अलग होगा। वी शेप्ड वैली है, गॉर्ज है, कैनियन है, रैपिड है, कैटारेक्ट है, वाटरफॉल, मिएंडर, पॉटहोल्स एंड रिवर क्लिफ। ये इरोजनल है सारे, मतलब रिवर ने अपने फोर्स से मिट्टी हटाई, स्टोन्स को तोड़ा, इरोड किया उसे। अब जो मिट्टी हटाई उसको डिपॉजिट करेंगे तो डिपोजिशनल टोपोग्राफी होगा। जैसे स्लिप ऑफ स्लोप्स है, फ्लड प्लेन है, लेवी है, ऑक्सबो लेक है, डेल्टा है, अलुवियल फैन है, अलुवियल कोन्स है। तो ये रिवर राइन हुआ है। फिर एक होता है कास्ट। कास्ट जैसे सैंडस्टोन वगैरह, इसका मार्बल वगैरह, लाइमस्टोन वगैरह, ये ग्राउंड वाटर से ज्यादा बनता है। यहाँ पे भी कोरोजन, एब्रेजन, अट्रिशन और हाइड्रोलिसिस होता है। जैसे टेरा रोजा, लैपीस, सिंक होल बनते हैं अक्सर, डोलाइन, उवाला, दिस। तो ये सारे यहाँ पे दिस बन रहे हैं कास्ट। ओल्जे, ब्लाइंड वैली, सेमी ब्लाइंड वैली, कास्ट वैली, केव्स, हम्स। अगेन जो जेसी लियोंग है, एक्सीलेंट बुक है इन सारे के डायग्राम्स देखने का, तो एक बार उसको आप जरूर रेफर करना। फिर डिपोजिशनल क्या होगा, अब यहां से जो हटा है वो कहीं डिपॉजिट होगा। तो जैसे स्टैलेग्माइट होता है, स्टैलेक्टाइट होता है, पिलर बन जाता है। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट में क्या डिफरेंस होता है, टेल। एक ऊपर से ऐसे, एक इज लाइक दिस, स्टैलेग, लेग मतलब नीचे से, स्टैलेक्टाइट मतलब ऊपर हैंगिंग है। तो ड्रिप स्टोन, स्टैलेग्माइट, स्टैलेक्टाइट, ड्रेप्स एंड कर्टन, ये बनते हैं। अब एक होता है मैरीन, मतलब समुद्र का पानी। हाइड्रोलिक अट्रिशन, कोरोजन हो रहा है। अब यहाँ क्या क्या बनेगा, अगेन जेसी लियोंग में बहुत अच्छे से दिया है। क्लिफ, नॉच, वेव कट, प्लेटफॉर्म, केव्स एंड बेज, हैंगिंग वैली, सी केव, सी आर्क, स्टैक, स्टम्प, ब्लो होल्स एंड जियोस। ये इरोजनल है। डिपॉजिट होगा तो बनेंगे बीचेस, सैंड बार, मड फ्लैट, स्पिट्स। तुम बोलो, एक बार सवाल आया था बीचेस किस टाइप का लैंडफॉर्म है, इरोजनल है या डिपोजिशनल है, तो डिपोजिशनल है। ये बहुत कंसाइज है, ये एक पूरा फोटो, पूरा पेज, इसको एक बार आप रिवाइज करना और इसके डायग्राम जरूर एक बार आज देख लेना अपनी बुक से। एनसीईआरटी में भी वैसे ही बहुत अच्छे से ये सारे डायग्राम्स दिए हुए हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में जो मेडाइवल इंडिया है, इसमें मुगल्स और दिल्ली सल्तनत काफी इंपॉर्टेंट है। मुगल एम्पायर की बात करें तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए। मेजर इवेंट्स क्या हुई, 1526 जब बाबर एंड 1858 जब ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1526 रिवोल्ट जब 1857 और मुगल एम्पायर अबॉलिश हो गया। तो 1526 टू 1858 में मेजर इवेंट्स क्या थे, पहला थी फीचर्स क्या था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का, सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज इनका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल इंडिया में इन्होंने गवर्न किया, तो एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग सूट था इनका, स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंशियल कैसे था, रेवेन्यू कैसे कलेक्ट होता था, मिलिट्री कैसे आती थी, जुडिशियल एंड इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये हाईलाइट था इनका। फैमिली ट्री का बेसिक्स पता होना चाहिए। और एम्परर्स भी, जो पहले वाले एम्परर्स हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट मुगल्स हैं ये स्ट्रांग है सारे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। लेटर मुगल्स थोड़े वीक है।
फिर इसके बाद जैसे सूरी डायनेस्टी आती है, शेरशाह वो हुमायूं को डिफीट करता है, फिर हुमायूं वापस आता है, लाइक दैट। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में इनका ट्रेड कैसा है, हेल्थ फैसिलिटी, कस्टम्स क्या थे। आर्ट एंड कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो बिल्डिंग्स बनाई इन्होंने, एजुकेशन, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, जैसे चार बाग स्टाइल है, मुगल स्टाइल के आर्किटेक्चर, पेंटिंग है, अकबर को इंटरेस्ट था, जहांगीर को इंटरेस्ट था, म्यूजिक एट ऑल। फिर ये डिक्लाइन होता है, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो ये जो थीम्स है ना, ये फेवरेट एरिया रहा है, यहाँ से बहुत सवाल आते हैं, वन बाय वन इसको हम थोड़ा कवर करेंगे। तो दिस इज मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, ये सबसे फेवरेट है। एक हम मनसबदारी भी देखेंगे, और एक जो अकबर के जो इनिशिएटिव्स एटसेट्रा है उसको भी हम कवर करेंगे। तो देखो, मुगल सेंट्रल गवर्नमेंट में 4 प्रिंसिपल ऑफिसर्स होते थे। एक होता था दीवान, दीवान को बोलते थे वजीर, मतलब चीफ मिनिस्टर। ये मेनली सारा काम यही देखता था, रेवेन्यू एंड फाइनेंस का, और इसका एक से होता था ओवरऑल सारे एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व वगैरह क्या है। तो दीवान जो था, वजीर जो था, ये काफी इंपॉर्टेंट ऑफिसर था। फिर एक मीर बख्शी था। मीर बख्शी क्या करता था, वो ड्यूटी करता था जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज को मिली है अर्ज ए मामलिक ड्यूरिंग द अर्लियर पीरियड। फॉरेन ट्रेवलर्स ने इसको लेफ्टिनेंट जनरल भी बताया था, कैप्टन जनरल। तो दिस इज मीर बख्शी, मीर बख्शी। मीर समन क्या था, ये रिलेटेड टू कारखाना था, स्टोर हुआ, ऑर्डिनेंस, लॉजिस्टिक्स मैनेज करता था, कम्युनिकेशन देखता था मुगल्स का। तो इसको मीर समन, अक्सर हम बोलते हैं ना समन किया है, बुलाया गया है, कम्युनिकेशन, समन। सदर, सदर मतलब होता था, ये डायरेक्टर था रिलीजियस मैटर का, चैरिटी एंड एंडाउमेंट्स का। फिर एक हायर डिग्निटरी होता था जो वकील होता था, ये एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का देखता था, वकील। देन इसके बाद राजा टोडरमल बहुत इंपॉर्टेंट थे। राजा टोडरमल और दिस बंदोबस्ती सिस्टम रेवेन्यू का जो जनरेट किया, इसको हम आगे देखेंगे। तो ऐसे ऑफिसर्स होते थे इनके, दीवाने वतन, दीवाने खालसा, ये सैलरी एंड स्टेट लैंड्स वगैरह को रेस्पेक्टिवली मैनेज करते थे। तो सी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होने का रीजन क्या था, यहाँ पे जो ड्यूटीज थी वो उन्होंने डेलीगेट कर रखी है कि यू विल बी हेड ऑफ दिस, यू विल बी हेड ऑफ दिस, यू विल बी हेड ऑफ दिस। जैसे 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम आया, ड्यूटीज डिलीवर कर दी, यू विल लुक आफ्टर योर मैटर। दीवान, मीर बख्शी, मीर समन, सदर, वकील और दिस राजा टोडरमल एंड अदर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स। तो इस तरीके से ये सेंट्रल गवर्नमेंट चलती थी। इसको आगे आगे और कंटिन्यू करेंगे, डिफरेंट फेसेट्स देखेंगे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के। ओके, अब आज हम एक बार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छे से देख लेते हैं। इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज श्रीलंका का फॉरेक्स रिजर्व काफी कम हो गया है, इंडिया का पिछले कुछ टाइम में फॉरेक्स रिजर्व काफी शूट हुआ है। फॉरेक्स रिजर्व मतलब आपके वॉलेट में कितना पैसा है, पैसा ज्यादा है तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है मतलब आपके पास पैसा है, वर्ल्ड से आपको कुछ भी खरीदना है, आप उस पैसे से उसको खरीद सकते हो। श्रीलंका के पास ये पैसा नहीं है तो वो इंपोर्ट नहीं करा पा रहा चीजों को। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बाहर वर्ल्ड से, बाहर देश से कुछ भी खरीदना है तो वो इस पैसे से हम खरीदते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या है, एसेट्स हैं। ये एसेट्स हेल्ड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, फॉरेन करेंसी के। हमारा बैंक है सेंट्रल बैंक, ये फॉरेन करेंसी के एसेट्स रखता है। इस एसेट्स में बॉन्ड्स आते हैं, ट्रेजरी बिल आती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एटसेट्रा आती है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व हुआ। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये यूएस डॉलर में भी होता है। इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व है, इसमें क्या क्या है, फॉरेन करेंसी के एसेट्स हैं, गोल्ड के रिजर्व्स हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट है, और रिजर्व पोजीशन विद आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, न्यूज में है श्रीलंका। तो ये सब चीजें जो होती है वो फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट है, ये सारे फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट है। अब फॉरेक्स रिजर्व क्यों होना चाहिए, तो फॉरेक्स रिजर्व इसलिए होना चाहिए, इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है मॉनेटरी एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट में। ये ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अभी रशिया से खरीदना है, हमें ऑयल बुलाना है, कुछ एसेंशियल चीज़ें बुलानी है जो हमारे पास नहीं है, वो हम पैसा देके खरीद सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस देता है हमें। ये हमारी करेंसी को भी सपोर्ट करता है। कई बार रुपी कम हो रहा है तो हम डॉलर पुश करने लग जाते हैं मार्केट में, रुपी की डिमांड बढ़ाने के लिए, लाइक दैट। तो एक बफर की तरह भी काम करता है। एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी जो होती है उसको शॉक देता है, जैसे अभी अचानक क्राइसिस हो गया यूक्रेन का। फॉरेक्स रिजर्व अच्छा है तो हमें कोई टेंशन नहीं है, एब्जॉर्ब कर लेगा ये फॉरेक्स रिजर्व सारा एक्सटर्नल शॉक। अब सिग्निफिकेंस क्या होता है राइजिंग फॉरेक्स रिजर्व का, इसका मतलब है हमारा इंपोर्ट हम कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, बाहर देश से पैसा ज्यादा आ रहा है, डॉलर कमा रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं,
तो अच्छा फॉरेक्स रिजर्व होना इज अ गुड थिंग। हमारा ऑल दो अच्छा है, बट अगर हम कंपेयर करें चाइना से, तो चाइना तो नेक्स्ट लेवल है। चाइना का फॉरेक्स रिजर्व और इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व का डिफरेंस बताइए कितना है, यू विल बी सरप्राइज। चाइना का फॉरेक्स रिजर्व तो लाइक सुपर डुपर ऑसम है। अब ये राइजिंग फॉरेक्स होता है तो गवर्नमेंट को बेटर कंडीशंस होती है, खूब पैसा होता है, एक्सटर्नल इंटरनल फाइनेंस आसानी से हो जाएगा। तभी चाइना देखो इतना इजीली सबको लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है, चेक डिप्लोमेसी करता है, लाइक दैट। तो क्राइसिस के टाइम पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, जैसे 1991 में हमारा फॉरेक्स रिजर्व बचा ही नहीं था, तो बीओपी क्राइसिस हो गया, जैसा अभी श्रीलंका के साथ हो रहा है, तो दिस इज गुड। रुपी एप्रिशिएशन में रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, स्ट्रेंथन करना है तो आरबीआई डॉलर पुश कर देगा, पर वो डॉलर तब पुश करेगा ना जब आरबीआई के पास है फॉरेक्स रिजर्व है। तो रुपी एप्रिशिएशन भी, दिस इज इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस रहता है मार्केट में, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मानी जाती है अगर फॉरेक्स रिजर्व अच्छा है। फॉरेन करेंसी एसेट्स जो होते हैं ना, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है फॉरेक्स रिजर्व का। ये वो होता है करेंसी अदर देन कंट्रीज ओन करेंसी, फॉरेन करेंसी के एसेट्स, ये सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है फॉरेक्स का, यूजुअली डॉलर होते हैं। तो एफसीए में क्या होता है, एप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन हुआ, नॉन यूएस यूनिट लाइक यूरो भी है, पाउंड भी है, ये सवाल प्रीलिम्स का है। यूरो पाउंड और येन, इसमें भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आ सकते हैं। तो ये फॉरेन करेंसी के एसेट्स कितने हैं, ये मेजर पार्ट है हमारे फॉरेक्स रिजर्व का। अब एक टर्म था स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये क्या होता है, ये आईएमएफ का होता है। एसडीआर क्या होता है, एक रिजर्व एसेट्स होते हैं, रिजर्व एसेट्स होते हैं। आईएमएफ ने 1969 में बताया था कि आईएमएफ के जो भी मेंबर्स हैं उनको कुछ कुछ एसडीआर राइट्स दे देंगे, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। जब भी पैसा है वो यहाँ से एसडीआर से वो वैल्यू विड्रॉ कर सकते हैं। तो एसडीआर एक्चुअली में कोई करेंसी नहीं है या कोई नॉर अ क्लेम ऑन द आईएमएफ, ये एक पोटेंशियल क्लेम है कि आपको अगर कुछ अचानक चाहिए तो एसडीआर से, स्पेशल ड्रॉइंग राइट से आप इतना चीज ड्रॉ कर सकते। तो इट इज अ पोटेंशियल क्लेम ऑन द फ्रीली यूजेबल करेंसी ऑफ आईएमएफ मेंबर। आईएमएफ मेंबर का एक पूल बना रखा है करेंसी का, वहां से आप इतना ड्रॉ कर सकते हो, पोटेंशियल क्लेम है ये। तो दिस इज एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट। तो एसडीआर जो होता है करेंसी जो है उसमें आप एक्सचेंज भी कर सकते हो। एसडीआर कैलकुलेटेड होता है वेटेड बास्केट ऑफ मेजर करेंसी, जिसमें यूएस डॉलर है, यूरो है, जापानीज येन है, चाइनीज युआन है और ब्रिटिश पाउंड है, ये नाम याद रखना है। इन पे एसडीआर वेटेड एवरेज है। इंटरेस्ट रेट है, एसडीआर में इंटरेस्ट पेड किया जाता है मेंबर को एसडीआर होल्डिंग, बिकॉज ये पोटेंशियल है ना, हम हमेशा तो रिजर्व ड्रॉ नहीं करेंगे, इट इज लाइक बैंक में पैसा रखा हुआ है हमारा, तो उस पर हमको इंटरेस्ट रेट भी होता है। रिसेंटली आईएमएफ ने अलोकेशन इंडिया को इतना किया था, दिस 12.57 बिलियन, पहले 17, इक्विवेलेंट टू अराउंड 17.86 बिलियन डॉलर। तो अभी हमारा एसडीआर अलोकेशन दिस है, ये बढ़ा के अब हो गया है 13.6, तो पहले 12.57 था, अब 13.66 बिलियन के हमारे पास स्पेशल ड्रॉइंग राइट है। मतलब हमें अचानक पैसे का जरूरत पड़ेगा, हम इतना पोटेंशियल क्लेम कर सकते हैं यहाँ से। फिर रिजर्व पोजीशन होती है आईएमएफ की, ये एक ट्रांश पोजीशन है। पोर्शन ऑफ रिक्वायर्ड कोटा ऑफ करेंसी ईच मेंबर कंट्री मस्ट प्रोवाइड टू द आईएमएफ, क्योंकि एक कोटा बनाने की कोशिश कर रही है, तो हर कंट्री यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इट्स ओन पर्पस। तो ये रिजर्व ट्रांश है, बेसिकली एक इमरजेंसी अकाउंट होता है आईएमएफ मेंबर उसको एक्सेस कर सकते हैं जब उसको उसकी जरूरत पड़ती है। तो ये एक रिजर्व है। रिजर्व क्या होता है, जैसे गाड़ी रिजर्व में चलेगी, वो एक एक्स्ट्रा अर्जेंट चीजों के लिए हमने बचा के रखा हुआ है, वो जैसे रिजर्व में चल रहा है पेट्रोल, लाइक दैट। तो ये रिजर्व पोजीशन होती है आईएमएफ में, ट्रांश, इतना वहां पे कोटा रहता है, अर्जेंटली अगर आपको चाहिए, इमरजेंसी में चाहिए तो आप उसको एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ रिजर्व पोजीशन है आईएमएफ, स्पेशल ड्रॉइंग राइट है, फॉरेन करेंसी एसेट्स है, फॉरेक्स रिजर्व अच्छा होना चाहिए, फॉरेक्स होल्डिंग अच्छी होती है तो कॉन्फिडेंस होता है, कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग चल रही है, और ये सारी चीजें यहाँ पर होती है फॉरेक्स रिजर्व में, एसेट्स, गोल्ड, ड्रॉइंग राइट एंड दिस रिजर्व पोजीशन जो आईएमएफ ट्रांश। ओके, सो दिस इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आज की डेट में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, आंसर। अब आज ही पेपर में पढ़ा, ये डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के नंबर बढ़ गए, तो व्हाट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल थोक में ले रहे हैं हम चीजें, तो ये मेजर होता है गुड्स एंड सर्विसेज का जो बल्क में हो रहा है, बहुत सारी क्वांटिटी एक साथ हो रही है, होलसेल बिजनेस एंड अदर बिजनेस, बल्क में, होलसेल बल्क। ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पब्लिश करता है, वाइडली यूज किया जाता है, इन्फ्लेशन इंडिकेटर बताया जाता है, अभी 13% टच हो गया है। मेजर क्रिटिसिज्म ये होता है कि ये तो एक्चुअली होलसेल बता रहा है, जो आम जनता है वो होलसेल से डिपेंडेंट नहीं होती, तो क्या ये एक्चुअल इंडिकेटर है इन्फ्लेशन का, इस पे क्रिटिसिज्म होता है।
बेस ईयर इसका बढ़ा के 11-12 कर दिया गया था 2017। तो ये बेसिक्स पता होना चाहिए। सीपीआई जो होती है ये बताती है पर्सपेक्टिव ऑफ अ रिटेल बायर, खुदरा जो है, आम जो है, हम जो दुकान से सामान खरीद रहे हैं वो बताता है कंज्यूमर एंड का प्राइस इंडेक्स, ये ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है सीपीआई। एनएसओ रिलीज कर रहा है, सीपीआई कैलकुलेट करती है डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी सर्विसेज जैसे फूड, मेडिकल, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक। कंज्यूमर एंड पे जो चेंजेस हुए हैं प्राइस के वो ये गेज करती है। अब सीपीआई के बहुत सारे सब ग्रुप्स भी हो सकते हैं। सब ग्रुप्स जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर का एक ग्रुप कर दिया, एग्रीकल्चरल लेबरर्स का कर दिया, रूरल का कर दिया और कंबाइन कर दिया। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं कंज्यूमर एंड के। जो पहले तीन है इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, रूरल, ये लेबर ब्यूरो कंपाइल कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और जो फोर्थ है वो एनएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड। अब यही जो चीज होती है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है। 2012 इसका बेस ईयर बना दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक नई सीरीज भी अभी निकाला था, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर का 2016 बेस ईयर बना के। सीपीआई का बेस ईयर जो ओवरऑल है वो 2012 है। ये एक नई सीरीज थी लेबर डिपार्टमेंट की। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये सीपीआई को टारगेट करती है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो सीपीआई होना चाहिए 4 ± 2% पे अकॉर्डिंग टू एमपीसी। ओके, तो ये डब्ल्यूपीआई है, सीपीआई है, इसके कैटेगरी बेस ईयर एंड एमपीसी। अभी बजट जो है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आया और वो है अमृतकाल। व्हाट डज इट मीन बाय अमृतकाल? 75th इंडिपेंडेंस डे स्पीच में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया अगले 25 साल जो है ये अमृतकाल है, मतलब हाई यील्डिंग है इंडिया और उसके सिटीजन्स के, मतलब 75 to 100 तक का पीरियड। यहाँ बेटर लाइव्स होगी, डेवलपमेंट डिवाइड है वो कम होगा, विलेज और सिटी में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम होगा, पीपल की लाइफ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगा। तो दिस इज लाइक अमृत, वेरी बेनिफिशियल पीरियड। सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास भी होगा, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट टीम एफर्ट। कोलैबोरेट करना जरूरी है, सबका प्रयास होना जरूरी है, इससे इंडिया के गोल अचीव होंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज अमृत काल। एक जल जीवन मिशन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक पीडीएफ भी अभी शेयर कर रहा हूँ, उसमें सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स का ऐसे एक शॉर्ट ब्रीफ है, इसको एक बार क्विकली देख लेना, बेसिक अगर क्वेश्चन आएगा तो वो बनना चाहिए। जल जीवन मिशन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, पाइप्ड वाटर हर घर को प्रोवाइड करना है, जैसे 55 लीटर का वाटर पर पर्सन पर डे एवरी रूरल हाउस होल्ड को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन नल के पानी से प्रोवाइड कराना है। जल शक्ति मिनिस्ट्रीज की नोडल मिनिस्ट्री है। फंडिंग इसका सेंटर स्टेट 90:10 है, हिमालय में, नॉर्थ ईस्ट में 50-50 और बाकी राज्यों में 100%, अदर स्टेट्स एंड यूटीज में। ओके, देन ये है इसका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन। यहाँ बहुत सारे दूसरे काम भी हैं, जैसे पाइप्ड वाटर सबको पहुंचाना है 2024, सप्लाई साइड मैनेजमेंट वाटर लोकल लेवल पे इंटीग्रेट करना है, कवरेज करना है अदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स का भी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है लोकल इंफ्रा बढ़ाना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, हाउस होल्ड वेस्ट मैनेजमेंट, रीयूज कैसे करें एग्रीकल्चर का, इन सब चीजों का। सो दिस इज जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन पाइप्ड वाटर और इंफ्रा भी आप बेटर करो, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह बेटर करो, तो ये जल जीवन मिशन है। तो ये जल जीवन मिशन है, ये अमृत काल है, ये डब्ल्यूपीआई सीपीआई, फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा हमने, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एम्पायर, टोपोग्राफी और उसके एजेंट्स, प्लैनेट्स, और ये एक पॉलिटी का स्ट्रक्चर। So this is class number 31. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.